ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कल तक हमने सेक्शन 21 तक क्लियर कर लिया था। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, सॉरी परसों कल क्लास नहीं ले पाया था किसी कारण से, परसों हमने सेक्शन 21 तक क्लियर कर लिया था। किसी की भी कोई प्रॉब्लम हो तो वह कमेंट्स कर सकता है। शायद हो जाएगी। देखो अभी 1-2 दिन तो शायद मेरे हिसाब से क्लास अपलोड होगी IGTV पे, आप देख सकते हैं, बट उसके बाद नहीं। इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ऑनलाइन रहें। कल की कोई क्वेरी, किसी की कोई डाउट, कल तक के सेक्शन में किसी का भी कोई डाउट हो तो क्लियर कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 22। सेक्शन 22 पे आते हैं अपन। किसी की कोई प्रॉब्लम है नहीं। When oral admission as to contents of documents are relevant. When oral admission as to contents of documents are relevant. दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? किसी भी डॉक्यूमेंट्स की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑरल एडमिशन कब रेलेवेंट होंगी? ऑरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलेवेंट। दस्तावेज की अंतर्वस्तु के मामले में, कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के मामले में ऑरल एडमिशन नॉट रेलेवेंट। जनरल रूल है ये। अनलेस until the party proposing to prove them show that he is entitled to given secondary evidence of the contents of such documents under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a documents produced is in question। दो ही कंडीशन है जिनमें दस्तावेज की अंतर्वस्तु के मामले में, द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के मामले में ऑरल एडमिशन रेलेवेंट होंगी। जनरल रूल ये एक बार हिंदी में पढ़ देता हूं, उसके बाद आपको क्लियर करता हूं। किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होती यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार यह दर्शित न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतस्मिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन। यहां एतस्मिन पश्चात दिए हुए नियम कहां हैं? वे नियम लिख लें, अंडरलाइन करके लिख लें। सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट, सेक्शन 65 एविडेंस एक्ट, अथवा जो पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो। यहां भी नेगेटिव सेंस में दिया हुआ है। जनरली हम पढ़ते हैं, क्लियर कर लो, किसी भी कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मामले में, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स के मामले में ऑरल एडमिशन रेलेवेंट नहीं होती। इट्स जनरल रूल, ये एक साधारण नियम है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु के साक्ष्य में मौखिक स्वीकृतियां सुसंगत नहीं होती। लेकिन दो परिस्थितियां हैं, टू सर्कमस्टांसेस, जिनमें आप दस्तावेज की अंतर्वस्तु के मामले में ऑरल एडमिशन कर सकते हैं। कौन सी हैं वे दो कंडीशन? पहली कंडीशन है जहां सेकेंडरी एविडेंस देने का
पार्टी का राइट हो, जहां पार्टी का सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट हो, ओके अपलोड हो जाएगा। जहां पार्टी का सेकेंडरी एविडेंस देने का राइट हो वहां, और दूसरा जब दस्तावेज का जीनियस होना प्रश्नगत हो, जहां यह क्वेश्चन हो कि डॉक्यूमेंट्स जीनियस है या फ्रॉडफुल, जहां यह क्वेश्चन हो कि डॉक्यूमेंट्स जीनियस है या फ्रॉडली, वहां फिर वह मौखिक स्वीकृति कर सकता है, ऑरल एडमिशन रिलीवेंट होगी। मैं आपको बता दूं एक चीज सबसे बड़ी, सेक्शन 65 कहता है कब पार्टी सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकती है। जनरल रूल यह है किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, किसी भी दस्तावेज को प्राथमिक साक्ष्य द्वारा ही साबित किया जाए, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट्स को यदि साबित करना है तो प्राइमरी एविडेंस ही पेश किया जाए। एवरी डॉक्यूमेंट्स प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस, यानी किसी भी दस्तावेज को यदि साबित करना है तो आपको प्राथमिक साक्ष्य यानी वह स्वयं दस्तावेज ही पेश करनी होगी। अब उसके बारे में मौखिक स्वीकृतियों का प्रश्न है, ऑरल एडमिशन का, तो किसी भी दस्तावेज के लिए ऑरल एडमिशन मान्य नहीं होती उसके कंटेंट्स के मामले में। यह जनरल रूल है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स के मामले में ऑरल एडमिशन और ऑरल एविडेंस दोनों ही रिलेवेंट नहीं होती। यह जनरल रूल है, लेकिन इसमें दो परिस्थितियां बताई गई हैं जहां आप ऑरल एडमिशन रिलेवेंट होती है, आप ऑरल एविडेंस पेश कर सकते हैं, ऑरल एडमिशन कर सकते हैं, और वह ऑरल एडमिशन यहां रिलेवेंट होगी। सेक्शन 65 कहता है कि आप कब सेकेंडरी एविडेंस पेश कर सकते हैं, और उन्हीं में एक है कि कंटेंट्स, डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स का उस व्यक्ति द्वारा दिया गया मौखिक साक्ष्य जिसने उसे पढ़ा है या देखा है या बनाया है। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा जब दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत हो, जब क्वेश्चन ये हो कि वह डॉक्यूमेंट जीनियस है या नहीं, तो फिर ओरल एडमिशन यहां रेलेवेंट होगी। क्लियर? सेक्शन 22A, when oral admission as to contents of electronic record are relevant, वहां बात कर रहे थे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की, यहां कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की, और वहां और यहां में सिर्फ एक ही डिफरेंस आएगा। सेक्शन 65 वाला, oral admission as to the contents of electronic record are not relevant unless the genuineness of the electronic record produced is in question। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्वस्तु के मामले में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होंगी जब तक कि उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की असलियत प्रश्नगत न हो। यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के मामले में अगर हमें ऑरल एडमिशन करनी है तो वह नॉर्मली रिलेवेंट नहीं होगी, जनरली रिलेवेंट नहीं होती। रेलेवेंट कब होती है? जब वह इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स ही उसे ही ये उसके ऊपर ही ये क्वेश्चन हो कि वह जीनियस है या नहीं है, वह असली है या नहीं है, उसी कंडीशन में ऑरल एडमिशन रेलेवेंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी।
क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन हम इसे नेगेटिव सेंस में पढ़ के बहुत बार यहां से क्वेश्चन गलत कर देते हैं। अगर सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या किसी दस्तावेज के मामले में, किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु के मामले में क्या ओरल एडमिशन रेलेवेंट होगी, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं। साधारणतः नहीं होगी, जनरली नहीं होगी, लेकिन बट दो परिस्थितियां हैं, टू सर्कमस्टांसेस, जिनमें दस्तावेज के डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट्स के मामले में ओरल एडमिशन लाई होगी, रेलेवेंट होगी। वे दो कंडीशन मैं आपको बता चुका, क्लियर कर चुका क्वेश्चन किस टाइप में आता है और यहां क्वेश्चन किस टाइप में गलती हम कर बैठते हैं। क्लियर? सेक्शन 23, एडमिशन इन सिविल केस व्हेन रेलेवेंट। सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? यहां भी बता दूं, यहां भी जो दे रखा है वो नेगेटिव सेंस में दे रखा है, हमेशा ही सुसंगत होती हैं, लेकिन कब सुसंगत नहीं होती वो चीज हमें यहां बता रखी है। सिविल मामलों में एडमिशन इन सिविल केसेस आर ऑलवेज रेलेवेंट। जनरली एडमिशन इन सिविल केसेस आर ऑलवेज रेलेवेंट। क्या बताना है ज्योति? एडमिशन इन सिविल केसेस आर ऑलवेज रेलेवेंट, यानी सिविल मामलों में स्वीकृतियां हमेशा ही सुसंगत होती हैं। कब सुसंगत नहीं होती वे यहां बता रखा है हमें, कब सुसंगत नहीं होती वो चीज हम यहां पढ़ेंगे। यहां जो क्वेश्चन का टाइटल दे रखा है, ठीक है, आपको जिस टाइप में याद रखना है मेमोरी में वो ये रखो। 22A क्लियर? अभी 23 के बाद कर देता हूं, या क्लियर कर लो, चलो अभी कर देता हूं। 22A ये कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की अंतर वस्तु के मामले में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? तो जनरली सुसंगत नहीं होती, सिर्फ एक कंडीशन है, जब वह दस्तावेज, जब वह 22A ही बता रहा हूं, जब वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ही असलियत होना प्रश्नगत हो, यानी वह इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की जो अंतर वस्तु है उसके मामले में कोई भी ओरल एडमिशन रिलेवेंट नहीं होती, सिर्फ एक कंडीशन में रेलेवेंट होती है, और वह कंडीशन है जब उस दस्तावेज का ही असली होना प्रश्नगत हो। जब अपोजिशन वाली पार्टी या कोई भी ये कहे कि यह दस्तावेज असली नहीं है, यह डॉक्यूमेंट्स जीनियस नहीं है, तभी ओरल एडमिशन रेलेवेंट होगी, अदरवाइज किसी कंडीशन में नहीं होगी। क्लियर ज्योति? ओके, करवा दूंगा, आज लास्ट में लिखवा दूंगा, सभी लिख लें। ठीक है, चलते हैं सेक्शन 23 में। ज्योति क्लियर? ठीक है, सेक्शन 23, एडमिशन इन सिविल केसेस व्हेन रेलेवेंट। सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? In civil case, no admission is relevant if it is made either upon the express condition the evidence of it is not to be a given of under circumstances from which the court can
in fair that the parties agreed together that evidence of it should not be given. Explanation है, nothing in the section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney or वकील from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126. सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं? सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है। इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रेलिवेंट, यहां भी नेगेटिव सेंस में दिया गया है। आपको इसे पॉजिटिव करके पढ़ना है तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। एक बार बेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ देता हूं, उसके बाद एज ए टीज समझा देता हूं कि कैसे तुम्हें इस सेक्शन को याद रखना है और ताज जिंदगी कभी गलती नहीं करोगे। सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थिति के अधीन दी गई हो जिसमें न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए। स्पष्टीकरण है, इस धारा की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे विवश किया जा सके। अब क्लियर कर देता हूं, सिविल मामलों में स्वीकृतियां हमेशा ही सुसंगत होती हैं। वे सुसंगत कब नहीं होती? दो कंडीशन है। जब पार्टीज के बीच में आपस में यह कंडीशन हो जाए कि इस स्वीकृति का, इस एडमिशन का कोर्ट में एविडेंस पेश नहीं किया जाएगा, पहली कंडीशन। जब दोनों पार्टियों के बीच एडमिशन होने से पहले यह कंडीशन हो जाए या ये एग्रीमेंट हो जाए कि हम इस एडमिशन का कोर्ट में एविडेंस नहीं देंगे, और दूसरा जब कोर्ट यह अनुमान लगाए कि ऐसी कंडीशन दोनों पार्टीज के बीच हुई होगी। पहला है जब दोनों के बीच कंडीशन हो जाए तभी रेलेवेंट नहीं होंगी, और दूसरा जब कोर्ट को यह अनुमान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं कि इनके बीच ऐसी कंडीशन हुई होगी कि एडमिशन कोर्ट में पेश नहीं की जाएगी, तो ये रेलेवेंट नहीं होंगी। अदरवाइज हर एडमिशन इन द केस ऑफ सिविल मैटर ऑलवेज रेलेवेंट। एडमिशन इन सिविल केसेस आर ऑलवेज रेलेवेंट। क्लियर? अब इस सेक्शन को नेगेटिव सेंस में दे रखा है, यानी दो ही कंडीशन है जहां एडमिशन सिविल मामलों में रेलेवेंट नहीं होंगी। पहली कंडीशन है कि जब दोनों पार्टीज के बीच ये कंडीशन हो जाती है कि कोर्ट में एडमिशन की एविडेंस पेश नहीं की जाएगी। दूसरा, जब कोर्ट अनुमान कर लेता है कि ऐसी परिस्थितियां यानी ऐसी सर्कमस्टांसेस विद्यमान रही होंगी। क्लियर? अब इन दो कंडीशन का फायदा कहां नहीं मिलेगा, वो एक्सप्लेनेशन कह रहा है। सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट का है, उसमें बताया गया है कि कब बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील को साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका प्रोविजो दे रखा है। उस प्रोविजो में जो चीजें हैं उनका साक्ष्य देने के लिए एक वकील, अटॉर्नी, प्लीडर और बैरिस्टर को
विवश किया जा सकता है, और जहां विवश किया जा सकता है वहां यह सेक्शन भी अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 126 के प्रोविजो पर सेक्शन 23 भी लागू नहीं है। क्लियर? ओके। सेक्शन 31 पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स कर सकता है, अभी क्लियर कर दूंगा कि सेक्शन 31 है, वो भी एडमिशन से रिलेटेड है। कल से हम कन्फेशन पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरह कन्फेशन को क्लियर करेंगे। सेक्शन 31, एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किंतु विबंध कर सकती हैं। देखो, आप लोगों को मैं बताऊं कि मैं डायरेक्ट रिलेवेंसी पढ़ाने के मूड में नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि अगर रिलेवेंसी नहीं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के कुछ यूं लगेगा कि नहीं, हमें पता नहीं किस टाइप से पढ़ाया जा रहा है। जबकि रिलेवेंसी पढ़ने से पहले बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जिनको पढ़ना जरूरी होता है। एविडेंस इस टाइप का एक्ट है जिसे पहले कुछ और पढ़ना होता है और बाद में कुछ और। सेक्शन वाइज तब चला जाता है जब पूरा क्लियर हो, लेकिन हम फिर भी सेक्शन वाइज चल रहे हैं और आगे जैसे जैसे क्लियर होता जाएगा और क्लियर समझ में आता जाएगा। फिर भी आप इससे जो रिलेटेड सेक्शन होते हैं उन्हें एक बार देख लिया करें। अब एस्टोपल क्या होता है वो एक बार आप पढ़ लें, तभी जाके सेक्शन 31 क्लियर होगा, अन्यथा नहीं। और आज अगर मैं आपको एस्टोपल पढ़ाने लगा तो 2 दिन में एस्टोपल क्लियर नहीं होगा, यह सेक्शन यहीं छूट जाएगा। एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में एस्टोपल। एडमिशन आर नॉट conclusive proof of the matter admitted, but they may operate as estoppels under the provision hereinafter contained। स्वीकृतियां स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं है, किंतु एतस्मिन् पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन, यानी ये कहां है? सेक्शन 115, 16 और 17 में विबंध के रूप में परिवर्तित हो सकेंगी, यानी एस्टोपल हो सकती हैं। यानी कोई भी एडमिशन कोर्ट के सामने आती है तो वह कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होती, उसे रिबूट किया जा सकता है। ऐसी एविडेंस कोर्ट के सामने हम पेश कर सकते हैं जिससे कि वह रिबूट हो जाए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं कि उनमें उन्हें रिबूट नहीं किया जा सकता, जहां सेक्शन 115 अप्लाई हो जाता है एस्टोपल। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई थिंक कही और उसके अकॉर्डिंग अगर किसी व्यक्ति ने अपनी कंडीशंस में परिवर्तन किया है, चेंजेज कर लिया है उसके फलस्वरूप, तो फिर पहले व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने कोई बात कही और दूसरे व्यक्ति ने उन कंडीशन के तहत अपनी स्थिति में परिवर्तन किया है, तो बाद में उस पहले व्यक्ति को जो बात उसने कही है उससे डिनाई नहीं होने दिया जाएगा। यह एस्टोपल कहता है एक संक्षिप्त रूप से। इट मीन्स अगर ऐसी कोई बात यहां स्वीकृति के रूप में आ जाती है जिससे सामने वाला व्यक्ति अपनी स्टेज में चेंजेज कर लेता है, अपनी कंडीशन में चेंज कर लेता है, तो फिर यह एस्टोपल हो जाती है और उसे खंडन करने की अनुमति नहीं दी जाती, वह रिबूट नहीं कर सकता।
इसलिए कहा गया है कि एस्टोपल कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, और सॉरी एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, लेकिन एस्टोपल हो सकता है। और एक बार एस्टोपल हो जाने के बाद उसका खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी कही हुई बात से नहीं मुकर सकता। क्लियर? क्लियर है? मेरी तरफ से एडमिशन क्लियर हो चुकी है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बंदे को, किसी भी मेरे साथी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करके बताए। एक केस है इसमें, वो मैं आप सभी को लिखा देता हूं। नारायण भगवंत राव वर्सेस गोपाल विनायक। नारायण भगवंत राव वर्सेस गोपाल विनायक, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट। नारायण भगवंत राव वर्सेस गोपाल विनायक, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 100। इसमें कहा गया है कि स्वीकृतियां हमेशा ही सर्वोत्तम साक्ष्य होती हैं, किंतु ये अपनी अंतर्वस्तु का किंतु ये निश्चायक सबूत नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन उस विषय का निर्णायक हैं, निर्णय कर सकती हैं उस विषय के मामले में, जब तक कि उन्हें गलत साबित नहीं कर दिया जाता। इट मीन्स स्वीकृतियां कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन एस्टोपल कर सकती हैं। करें, यह कोई कंफर्म नहीं है कि करेंगी, ऐसा नहीं है कहीं भी, लेकिन कर सकती हैं। यह उन कंडीशंस पे डिपेंड करता है, और कब करेंगी ये आपके क्लियर होगा सेक्शन 115 पढ़ने के बाद। एस्टोपल जिस दिन आप समझ जाओगे उस दिन क्लियर हो जाएगा कि कब एस्टोपल करेंगी। क्लियर? मेरी ओर से एडमिशन क्लियर हो चुकी हैं। कल हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है कन्फेशन, और हमेशा ही स्टूडेंट्स के ये डाउट रहता है कि कन्फेशन किस टाइप में होती है, किसे हम कन्फेशन कहेंगे, किस तरह कन्फेशन इससे भिन्न है, क्या कन्फेशन और एडमिशन में अंतर है, और कौन सी कन्फेशन रेलेवेंट है और कौन सी कन्फेशन रेलेवेंट नहीं है। इन सब चीजों को हम कल क्लियर करेंगे। केस है नारायण भगवंत राव वर्सेस गोपाल विनायक, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 100। नारायण भगवंत राव वर्सेस गोपाल विनायक, AIR 1962 सुप्रीम कोर्ट 100। इसमें कहा गया है कि स्वीकृतियां सर्वोत्तम साक्ष्य हैं जिस पर विरोधी पक्ष भरोसा कर सकता है, किंतु यह निश्चायक नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है, परंतु उस विषय का जिसके बारे में की गई हैं निर्णायक हैं। और ये तो अपन भी जानते हैं कि इनके ऊपर जजमेंट हो जाता है, क्योंकि ये सबस्टैंटिव एविडेंस है, सारभूत साक्ष्य है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। एडमिशन हमेशा स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है, लेकिन एस्टोपल कर सकती हैं। क्लियर?
क्लियर है मेरी ओर से? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताए। कल हम कन्फेशन पढ़ेंगे और कन्फेशन में डीपली पढ़ेंगे। सेक्शन पढ़ने से पहले हम कन्फेशन के बारे में, कौन से केस हैं जिनमें कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई है, किस केस के माध्यम से इसे डिसाइड किया गया है, कौन कौन व्यक्ति कन्फेशन कौन कर सकता है और कन्फेशन का एविडेंस वैल्यू क्या है, इन सब पे कल ब्रॉड डिस्कस करेंगे। ओके, आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। कैसा रहा आज का सेशन बताएं। और किसी की भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो वीडियो अपलोड होने के बाद भी आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू तनेश। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू प्रतिमा, थैंक यू ज्योति। इट्स ओके, थैंक यू। ठीक है, तो मिलते हैं कल। कोई क्वेरी हो तो बता सकता है। ऑल क्लियर सर, थैंक यू। इट्स ओके। ठीक है, कोई किसी की क्वेरी नहीं। ठीक है, मिलते हैं कल 10:15 बजे। कन्फेशन क्लियर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। जय हिंद, जय भारत।